नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 30 अप्रैल 2024 से लेकर 6 मई 2024 तक के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों का अध्ययन करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन खबरों को शामिल करने वाले हैं। अर्थात सबसे पहले हम लेक्चर की रूपरेखा देख लेते हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम इन 4 खबरों को शामिल करने वाले हैं। और ये 4 खबर कौन कौन सी हैं? पहली खबर है, अभी न्यूज में नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम खबर में रही है और इसलिए हम समग्रता से इसको एक साथ पढ़ लेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बारे में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ लेंगे और इनके क्राइटेरिया को देख लेंगे कि आखिर में किस प्रकार कोई सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न में का दर्जा प्राप्त करती है। उसके बाद आज का दूसरा खबर हमारा रहेगा वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के बारे में, जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में, क्योंकि 2017 में इसका प्रावधान किया गया था जीएसटी अधिनियम में ही गठन करने का इसका, लेकिन अब तक इसका गठन नहीं हो पाया था। हाल ही में अभी इसका गठन हुआ है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, इसलिए ये खबर में रहा है, तो हम इसको देखेंगे। हमारी तीसरी खबर रहेगी पार्टिसिपेटरी या सहभागिता नोट्स बोल सकते हैं इसी को आप, शॉर्ट में इसको पी नोट्स कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि गिफ्ट सिटी में के संदर्भ में ये न्यूज में आया है, जो गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी है, उसके संदर्भ में ये न्यूज में आया है और लगातार ही न्यूज में बना ही रहता है। इसलिए हम पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है। और हमारी अंतिम खबर रहेगी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बारे में, अर्थात नाबार्ड जिसको हम बोलते हैं, नाबार्ड के बारे में हम देखेंगे कि नाबार्ड क्यों न्यूज में रहा है और नाबार्ड के बारे में अपने परीक्षा के अनुरूप हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इन विषय वस्तुओं को शामिल करने वाले हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आज के पहली खबर पर चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। और अब आज की पहली खबर पे हम चलते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वो आप न्यूज में जाके देखे होंगे कि एक कंपनी है जिसका नाम है IREADA, इरेडा अक्सर बोल देते हैं, और इस पर विगत वर्ष में प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी में प्रश्न भी पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था जो आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब उस समय प्रश्न अगर तुरंत आया होगा और इसका गठन हुआ होगा तो फिर तकलीफ होगा। खैर, टॉपिक पे आते हैं हम। इसको नवरत्न का दर्जा मिला है और नवरत्न का दर्जा मिलने के कारण जो इसके शेयर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यही न्यूज यहां भी है कि इरेडा सर्स 13% ऑन हेवी वॉल्यूम्स ऑफ आफ्टर गवर्नमेंट गिव्स नवरत्न स्टेटस। कुल मिला के संदर्भ ये रहा है कि इरेडा जो सार्वजनिक उपक्रम है इसको नवरत्न का दर्जा सरकार द्वारा दिया गया है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं और इनको नवरत्न का, मिनी रत्न का और महारत्न का दर्जा कैसे दिया जाता है। संदर्भ को एक बार ध्यान से देख लीजिए आप। चर्चा में क्यों है ये, या इसी को संदर्भ बोलते हैं हम। तो चर्चा में इसलिए है, कौन, नवरत्न कंपनी का दर्जा, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार के
लोक उद्यम विभाग, ध्यान रखिएगा भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग है, जो आगे अभी हम देखेंगे। लोक उद्यम विभाग ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, ये जो IREDA देख रहे हैं, इसी का हिंदी नाम है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसको आप देवनागरी में IREDA लिखेंगे, को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। अभी विगत वर्ष में प्रश्न आप जाकर देखेंगे तो इस कंपनी से ही पूछ लिया था। तो थोड़ी बात ध्यान रखिएगा कि ये जो कंपनी है IREDA जो है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है लिमिटेड, ये अगर देखेंगे आप तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हाल फिलहाल में नहीं बल्कि 1987 में हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे तो ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करता है। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्यरत है। और आपको दिमाग में रखना है कि इसको गठन किया गया था तो एक नॉन, या ऐसे बोल सकते हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बोल सकते हैं या संस्थान बोल सकते हैं। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अभी जो मैंने आपको 3 बातें बताया, इन्हीं में से 2 को कथन बनाकर यूपीएससी वर्ष 2015 में इससे प्रश्न पूछ चुका है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड है या IREDA है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में, और ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। लेकिन नवरत्न का दर्जा देने वाला अगर कोई विभाग है तो विभाग कौन सा है? लोक उद्यम विभाग है, जो भारी मंत्रालय जो है भारत सरकार में है, उसके द्वारा या उसी का एक विभाग है, जिसको आगे अभी हम देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कंटेक्स्ट समझ गए होंगे, संदर्भ समझ गए होंगे आप। और अब हम थोड़ा समझते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं? सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं इसका, उसके बाद थोड़ी पृष्ठभूमि पे बात करेंगे। तो परिभाषा क्या है कि भारत सरकार, मतलब केंद्र सरकार, भारत सरकार बोल लीजिए, इसी को आप केंद्र सरकार बोल सकते हैं, या किसी राज्य सरकार, जो भी राज्य सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार, या दोनों के संयुक्त स्वामित्व वाली, या दोनों के संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली अगर कोई कंपनी है या कोई निगम है तो उसको क्या कहा जाता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, या उसी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदी में कहा जाता है। सीधी सी बात है कि कोई भी ऐसा निगम या कोई कंपनी जो केंद्र सरकार के स्वामित्व में हो या राज्य सरकार के स्वामित्व में हो, या ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जो स्थानीय निकाय जो हैं उनके स्वामित्व में हो या इनके संयुक्त स्वामित्व में हो, तो उसको हम बोलते हैं कि वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। अब आपको ध्यान रखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकार का स्वामित्व 51% के बराबर या 51% से अधिक होना चाहिए। अगर 51% के बराबर और 51% से अधिक अगर है, 70% है, 52% है, 60% है, तब हम बोलेंगे कि उस पीएसयू में सरकार का स्वामित्व है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इनका वर्गीकरण करें उससे पहले मैं थोड़ा आपको
कुछ बातें और समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले वर्ष 1956 में कंपनी अधिनियम भी बनाया गया था, आपको पता है, जिसको 2013 में संशोधित भी किया गया था। लेकिन हम सिंपल ये समझ लेते हैं कि सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। शुरू में सरकार ने क्या किया, आज भी भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित प्रकार की ही है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीय सरकार ने अपनाया और उसके बाद औद्योगिक नीति बनाया। 1956 में औद्योगिक नीति का निर्माण किया और जब औद्योगिक नीति का निर्माण भारत सरकार ने किया तो उसके तहत उसने क्या किया कि उद्योगों की स्थापना किया, तो 3 वर्गों में किया। इसकी जरूरत आज पड़ेगी आगे समझने के लिए। एक ए वर्ग का बनाया, श्रेणी ए, दूसरा श्रेणी बी और तीसरा श्रेणी सी। इसी को आप श्रेणी क, श्रेणी ख और श्रेणी ग बोल सकते हैं। इसमें उन्होंने ऐसे निगमों का या ऐसे कंपनियों का स्थापना किया जिसका संपूर्ण स्वामित्व किसके पास था, सरकार के पास था। केंद्र बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि सरकार के पास था। उसके बाद इसमें जिन कंपनियों को रखा गया, इसमें जिन कंपनियों को रखा गया, सरकार ने यह तय कर लिया था कि आने वाले समय में इन पर सरकार क्या कर लेगी, स्वामित्व कर लेगी। सरकार अपना स्वामित्व कर लेगी। और ग वाला जो था ये निजी क्षेत्र के लिए बनाया गया था, तो ये निजी क्षेत्र के लिए बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये निगम चलते रहे, ऐसे करके आप देखेंगे तीनों मिलाकर लगभग 250 उपक्रमों की स्थापना हुई थी। फिर धीरे धीरे 1991 में आप देखेंगे कि 91 में आके हमारी जो नई औद्योगिक नीति लेकर आए हैं हम, एलपीजी सुधार लेकर आए, क्योंकि उस समय तक अर्थव्यवस्था हमारी काफी डगमगा गई थी, वो एक अलग कारण है, कभी बात किया जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो 1997 में इसके बाद फिर जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया। एक प्रावधान किया गया किसका, मिनी रत्न का, जो भी हम आगे समझेंगे पूरा ढंग से। मिनी रत्न का 2 श्रेणी में, श्रेणी ए, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। और उसके बाद 1997 में ही नवरत्न का प्रावधान किया गया ताकि इनको स्वायत्ता मिल सके, अपने हिसाब से ये निवेश कर सके, थोड़ी स्वायत्ता रहे, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इस पर हस्तक्षेप न रहे। और अंततः वर्ष 2010 में अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2010 में एक और नई कैटेगरी लाया गया जिसका नाम क्या है, महारत्न। तो ये महारत्न इन सब में सबसे शीर्ष पर होती है। मिनी रत्न सबसे छोटा होता है, नवरत्न इसके बीच का होता है। लेकिन नवरत्न कंपनियां बहुत प्रतिष्ठित रही हैं भारत में। तो ये बात अगर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से सार्वजनिक उपक्रमों का विकास हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि इनका वर्गीकरण आपको पता है कि 1997 में शुरू हुआ। उसके पहले तो वर्ग क, वर्ग श्रेणी बोल सकते हैं, श्रेणी क, श्रेणी ख, श्रेणी ग में था, या वर्ग ए, बी, सी में था। लेकिन देखेंगे आप तो ये वर्गीकरण इसका हुआ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम जो राज्यों के अधीन हैं। तो केंद्रीय वाले में अगर आप देखेंगे तो इन्हें, ये वाला तो बैंक आप समझ ही रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो हैं ये, इन पर स्वामित्व राज्य का होता है। और जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं इनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। आज के समय में 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 1997 में इसको 2 वर्गों में बांटा गया और 2010 में एक नई कैटेगरी बनाई गई। तो मिनी रत्न
जिसमें दो श्रेणियां होती हैं, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। मैं पेन बदल लूँ थोड़ा तो आपको और क्लियर समझ में बातें आएंगी। मैं पेन का कलर, हाँ, दूसरा है नवरत्न और तीसरा है महारत्न। ध्यान रखिएगा, मिनी रत्न श्रेणी 1 की वर्तमान में 63 हैं और श्रेणी 2 की 12 हैं। नवरत्न प्रेजेंट में 16 हैं और महारत्न प्रेजेंट में वर्तमान में 13 है इनकी संख्या। 4 क्षेत्रों में इनका परिचालन होता है। हर क्षेत्र में सरकार अपने उद्यम नहीं रखी है, 4 क्षेत्रों में अपने उद्यम बनाई हुई है सरकार। कृषि क्षेत्र में, खनन और अन्वेषण में, विनिर्माण में और सेवा क्षेत्र में। किस मंत्रालय के तहत ये कार्य करते हैं? तो भारी उद्योग एवं सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा ये प्रशासित होते हैं। नामकरण इनका जो है वो, ये जो नाम दिया गया है मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, अभी मैं बताया आपको कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है, जो इसी मंत्रालय के तहत अर्थात भारी उद्योग एवं सार्वजनिक मंत्रालय के तहत आता है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन देता है इनको ये कैटेगरी, ये विभाग देता है, ये मंत्रालय है। इतनी बातें आपको क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया, लिखने का मैटर भी दिया कि आप आसानी से उसको लिख सकें। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद इसको आराम से अपने नोट्स में लिख सकते हैं आप। अब बढ़ते हैं आगे हम और देखते हैं मिनी रत्न नीति जो सरकार लेके आई थी वो क्या है। तो मिनी रत्न को 2 श्रेणियों में क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में बांटा गया है। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, लिखने का मैटर दे रहा हूं, ध्यान से इसको समझ लीजिए। अब हम देखते हैं श्रेणी 1 मिनी रत्न जो है, इसके लिए शर्तें क्या है, आखिर में किन किन शर्तों को कोई सरकारी कंपनी अगर पालन कर लेगी तो उसको हम मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दे देंगे और क्या उससे उसको लाभ होगा देखते हैं। तो इस प्रकार के जो सार्वजनिक उद्यम होते हैं उनको पिछले 3 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया जाना चाहिए। लगातार 3 वर्षों तक वो लाभ अर्जित करें और इन 3 वर्षों में कम से कम 1 करोड़ से 30 करोड़ या उससे भी अधिक पूर्व लाभ, कर पूर्व लाभ अर्जित किया होना चाहिए। मतलब टैक्स दिए बिना जो उनका सकल लाभ होगा, जिसको सकल लाभ भी हम बोलते हैं, तो सकल लाभ कितना होना चाहिए? 1 करोड़ से 30 करोड़ उन्हीं 3 वर्षों के दौरान। और दिमाग में रखना है आपको कि इस दौरान इनकी धनात्मक निवल संपत्ति होनी चाहिए। मतलब नेट, ये तो टैक्स देने के बाद, ये टैक्स देने से पहले है ये, लेकिन टैक्स देने के बाद भी जो उनकी टोटल संपत्ति रहे वो नेट एसेट जो उनका रहे वो धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर इन शर्तों को कोई कंपनी पूरा करती है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, तो उसको नवरत्न का दर्जा, उसको मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिल जाता है। अब इससे इनको फायदा क्या होता है? तो फायदा ये होता है कि इससे स्वायत्तता मिलती है उस कंपनी को। गवर्नमेंट से अप्रूव हर चीज के बारे में निवेश में नहीं लेना पड़ता है कंपनी को। तो इनके पास सरकार के अनुमोदन के बिना, सरकार के अनुमति के बिना ही 300 करोड़ या अपनी निवल संपत्ति के बराबर जो भी कम रहेगा, इनमें से जो भी कम हो का पूंजीगत व्यय करने की वित्तीय स्वायत्तता होती है। मतलब ये चाहे तो 300 करोड़ या फिर उनकी जितनी भी निवल संपत्ति रहेगी उसके बराबर सरकार के अनुमति के बिना ही निवेश कर सकते हैं, जिसके कारण ये बहुत तेजी से ग्रोथ इनमें होती है और अपने आप को ये बढ़ा पाते हैं और विकास में भागीदारी करते हैं। तो ये क्राइटेरिया है श्रेणी 1 के मिनी रत्न का। अब हम थोड़ा बात करते हैं श्रेणी 2 जो मिनी रत्न है ये क्या है। तो श्रेणी 2 का मिनी रत्न है, इसकी शर्तें क्या हैं? तो इस प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम जो हैं उनके द्वारा विगत अर्थात पिछले 3 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया होना चाहिए और इनकी भी धनात्मक निवल संपत्ति कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। मतलब इनका एसेट, नेट एसेट जो रहेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। इनके पास निवल जो संपत्ति है वो धनात्मक रूप में संचय होना चाहिए। तो इनको लोक उद्यम विभाग द्वारा मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया जा सकता है। क्या इनको इससे फायदा होता है? इनको फायदा इससे होता है कि इनके पास
सरकार के अनुमोदन के बिना, यहां 300 करोड़ था तो ये उससे कम करेंगे, 150 करोड़ या अपनी निवल संपत्ति का आधा 50% तक, जो भी कम हो उतना पूंजीगत व्यय करने के लिए इनको वित्तीय स्वायत्ता होती है। अपने निवल संपत्ति का आधा या 150 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय में कर सकते हैं ये, और इसके लिए सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। एक महत्वपूर्ण बात और दिमाग में रख लेना है कि मिनी रत्न की जो दोनों श्रेणियां हैं ये संयुक्त रूप से उद्यम बना सकते हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनके प्रतिबंधों के अधीन, और भारत में सहायक कंपनियों का निर्माण भी ये कर सकती हैं। ये चाहे तो अपनी सहायक कंपनियों का निर्माण कर सकती हैं, ये इनको छूट मिलता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा इसके उदाहरण, अब टोटल में आपको बताया कि श्रेणी फर्स्ट की जो है कितनी है, 63 है वर्तमान में, और श्रेणी 2 की अभी कितनी है, 12 है, टोटल 75 हैं। सबके नाम तो याद करने की हमें जरूरत है नहीं, बट एग्जाम्पल के तौर पर एक एक नाम देख लेते हैं। जैसे इसमें आप सुने होंगे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, और आप एक और इसरो की अनुषंगी निकाय के बारे में सुने होंगे, अंतरिक्ष लिमिटेड या एंट्रिक्स लिमिटेड, वो भी इसमें आता है। और दूसरा क्या है, मिनी रत्न की श्रेणी 2 में आप देखेंगे भारत पंप एवं कंप्रेसर लिमिटेड है, वो मिनी रत्न 2 की श्रेणी में आता है। तो टोटल का नाम याद नहीं करना है, एक एक उदाहरण हमने देख लिया। अब स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नवरत्नों की नीति देखते हैं सरकार की। नवरत्नों की नीति परिचय, उसको भी मिनी रत्न को भी 1997 में बनाया गया, इसको भी 1997 में बनाया गया सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति के तहत। क्यों? ताकि इन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक से अधिक वित्तीय स्वायत्ता मिल सके। हर एक निवेश करने के लिए सरकार की अनुमोदन की जरूरत पड़े, सरकार की अनुमति लगे, तो फिर काम सही तरीके से कंपनियां नहीं कर पाती थीं, और इसलिए इनको स्वायत्ता देने के लिए यह काम किया गया था। अब बात करते हैं कि इनको किसी कंपनी को, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को अगर नवरत्न का दर्जा देना है तो क्या मापदंड होने चाहिए। तो एक तो यह है कि उस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को अनुसूची ए, जो भी आपको मैं शुरू में बताया कि 1956 में क ख ग बनाया गया, उसके ए में सूचीबद्ध होना चाहिए, और मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा उसको प्राप्त होना चाहिए। इसलिए मिनी रत्न पहले पढ़ाया मैं। और उसका विगत मतलब पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 उत्कृष्ट या बहुत अच्छा रेटिंग प्राप्त होना चाहिए उसको। रेटिंग मतलब इसी को किताबों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। मतलब कुल मिला के इसकी रेटिंग 3 वर्षों में काफी अच्छी होनी चाहिए, 5 में से 3 वर्षों में। उसके बाद उसे 3 विगत वर्षों के दौरान अपने निष्पादन, जो भी कार्य उसने किया है, अपने निष्पादन के आधार पर 100 अंकों में से 60 अंक का स्कोर प्राप्त होना चाहिए। और ये स्कोर 6 मानदंडों पर आधारित होते हैं। ये जो स्कोर होता है 6 मानदंडों के आधार पर होता है। और ये 6 मानदंड क्या है? निवल संपत्ति से शुद्ध लाभ अधिकतम 25 अंक इसमें मिलते हैं, जितना भी मिल जाए। मतलब इस 25 अंक, ये अधिकतम 15, ये 15, ये 15, ये 20, ये 10, इन सबको मिला के होता है 100। उसमें से 60 कम से कम होना चाहिए। अधिकतम उत्पादन या सेवाओं की लागत से जनशक्ति लागत जो भी रहे उसका, नियोजित पूंजी के प्रतिशत के रूप में कुल लाभ कितना उसका है, कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ कितना हो रहा है उसको, प्रति शेयर आय कितना हो रही है, और निवल संपत्ति से शुद्ध लाभ के आधार पर अंतर क्षेत्रीय तुलना की जाती है। तो ये कैटेगरी आप याद कर लीजिएगा क्या है। और एक और कैटेगरी, एक और शर्त इसमें होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बोर्ड रहेगा, उस बोर्ड में कम से कम 4 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। अगर ये सारे शर्तें पालन कर लेती है कोई सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम, तो उसको नवरत्न का दर्जा मिल जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है? उसको वित्तीय स्वायत्ता मिलती है। और वो वित्तीय स्वायत्ता क्या मिलती है? तो सरकार के अनुमोदन के बिना, सरकार की अनुमति के बिना ही
किसी एकल परियोजना, कोई एक अकेली परियोजना में अपनी निवल संपत्ति का 15%, लेकिन ऐसा नहीं कि 15% 2,000 करोड़ हो जाए, अधिक 15%, लेकिन 1,000 करोड़ की पूर्ण सीमा तक, मतलब 15% अगर ज्यादा हो जाए तब 1,000 की सीमा, 1,000 करोड़ ही करना है, 1,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1,000 करोड़ की पूर्ण सीमा तक सीमित निवेश करने का अधिकार होता है, और एक साथ सभी परियोजनाओं में अगर निवेश करना चाहती है वो, तो समग्र निवल जो संपत्ति उसका है 30% तक उसका कर सकती है। तो ये उसको स्वायत्ता मिलती है, जिससे वो स्वविवेक तरीके से निवेश कर पाती है और अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण नवरत्न कंपनियां, मैंने पहले बताया कि नवरत्न कंपनियां अभी कितनी हैं, 16 हैं। अभी लेटेस्ट आप देखेंगे तो रेलवे की 2 कंपनियां हैं, एक RITES और एक स्कॉर्न करके है। इन दोनों कंपनियों को मिला जो 15वीं 16वीं क्रमशः थी। तो सारे याद करने की हमें जरूरत नहीं है, मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको यहां दे दिया है। 12 कंपनियां लिख दिया हैं, टोटल 16 हैं ये। अब बढ़ते हैं हम आगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नाम तो लिखने की जरूरत है नहीं। अब महारत्न की नीति देखते हैं जो 2010 से शुरू की गई थी। तो देखिए महारत्न भारत सरकार द्वारा 2010 में आरंभ की गई सर्वाधिक नई श्रेणी की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। अगर किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को महारत्न का दर्जा देना है तो क्या मापदंड होना चाहिए? पहली बात यह है कि उसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, और नवरत्न के लिए मिनी रत्न फर्स्ट श्रेणी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। सेबी के विनियमों के अनुसार न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ सेबी जो भी न्यूनतम शेयरधारिता डिसाइड करेगी उतनी शेयरधारिता होनी चाहिए, और किसी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में वो सूचीबद्ध होना चाहिए। अगला, विगत 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार उसका होना चाहिए। केवल कारोबार की बात यहां हो रही है कि औसत कारोबार 3 वर्षों में उसका 25,000 करोड़ होना चाहिए, और विगत 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ से अधिक की औसत वार्षिक निवल संपत्ति होनी चाहिए उसकी। निवल संपत्ति, बाकी सारा कुछ हटाने के बाद, देयताओं को हटाने के बाद, लाइबिलिटीज को हटाने के बाद जो निवल बचेगा वो 15,000 करोड़ की होनी चाहिए। विगत 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ से अधिक का कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ होना चाहिए, मतलब नेट प्रॉफिट होना चाहिए। टैक्स अगर मिला हुआ रहेगा तो सकल लाभ बोलते हैं, टैक्स हटा दिया गया तो उसको निवल लाभ बोलते हैं। तो निवल लाभ होना चाहिए उसका 5,000 करोड़ का, और कंपनी महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति उसकी रहे, वैश्विक रूप से उसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति रहे, या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन उसका होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में भी वो कार्य कर रही हो। तो ये इसके मानदंड हैं। और क्या इसको फायदा मिलता है? तो इसको वित्तीय स्वायत्ता दी जाती है। अगर सरकार के अनुमोदन के बिना ये एकल परियोजना में चाहे कि निवेश करना चाहती है तो 15% करेगी, लेकिन नवरत्नों के लिए 1,000 है ये करोड़, 15% अगर 1,000 करोड़ से ज्यादा हो गया तो नवरत्न नहीं कर सकते, लेकिन ये 5,000 करोड़ तक कर सकती है। और एक साथ सभी परियोजना में, कई परियोजनाओं को मिलाकर एक ही बार अगर करना चाहती है वो, तो टोटल अपनी संपत्ति का 30% तक कर सकती है, और संपत्ति निवल संपत्ति रहेगा, सकल संपत्ति नहीं रहेगा। अर्थात देयताओं को हटाने के बाद, लाइबिलिटीज को हटाने के बाद, जो भी देनदारियां हैं कंपनी की वो देने के बाद जो संपत्ति बचती है उसको निवल संपत्ति बोलते हैं। तो ये इसको फायदा होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण महारत्न कंपनियां देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्या, 13 हैं, वो 13 मैंने पूरा ही यहां लिख दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। 13 का नाम, सबसे लेटेस्ट ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला है, और जितनी भी ये कंपनियां देखेंगे सारी कंपनियों का वैश्विक रूप से उपस्थिति है। अब देखेंगे तो विगत वर्ष में 2015 में प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड
जो जिसको अभी नवरत्न का दर्जा मिला है के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। मैं शुरू में ही जो दो बातें बताया उससे देख के इसका आंसर लगा सकते हैं आप कि ये पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। अभी शुरू में जो पढ़ाया उसी से आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप देखेंगे तो इस प्रकार के और भी प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते रहे हैं। वर्ष 2023 में आप देखेंगे तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास एमएसएमई जो है अधिनियम 2006 के अनुसार किसको मध्यम उद्यम बोला गया है और उनके लिए क्या प्रायोरिटी क्षेत्र की सीमा है या नहीं है, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। संभवतः भविष्य में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न से भी। चूंकि न्यूज में नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम था तो उससे संबंधित मैंने आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया है, इसको हल करने का आप प्रयास करिएगा। तो ये अभ्यास प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हल करने का प्रयास करिएगा। अब आते हैं आज के हम दूसरे लेक्चर पर, आज के हम दूसरे खबर पर। और दूसरा खबर आप देख सकते हैं अलग अलग अखबारों में हिंदी और इंग्लिश के प्रकाशित रहा, जिसमें से मैं दो का यहाँ पे कट लगाया हूं या कटिंग लगाया हूं। क्या लिखा है, संजय कुमार मिश्रा टू हेड जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, वही बात नीचे लिखा गया है। तो आपको पता है कि जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष हो सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं या फिर उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अर्थात रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। तो ये जो संजय मिश्रा जी हैं ये उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी काम कर चुके हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के रूप में नहीं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में कहाँ कार्य किए हैं, वो झारखंड उच्च न्यायालय में। और इन्हीं को अभी जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के लिए अध्यक्ष के रूप में जो खोज सह चयन समिति है उसने सिफारिश किया है। और आज जब मैं इसको लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो निर्मला सीतारमण द्वारा इनको शपथ भी दिला दिया गया है, नियुक्त भी कर दिया गया है। देखते हैं संदर्भ क्या है। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण जो हमें पढ़ना है और ये चर्चा में क्यों रहा है, तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी एटी, हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे जीएसटी एटी, जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी काम कर चुके हैं, इसके पहले भी और जगह कार्य किए होंगे, उससे हमें कोई व्यक्ति विशेष से कोई खास मतलब यूपीएससी के एग्जाम में नहीं है। तो इस संदर्भ को आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण क्या है। क्या है, देखिए, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय मतलब क्या, जो न्यायालय की तरह कार्य करता है और ये कार्यकारी एक तरीके से कार्यपालिका के अंग होते हैं, न्यायपालिका के अंग न होकर जो अधिकरण होते हैं। आप पॉलिटी में पढ़े होंगे कि आर्टिकल 323 क, आर्टिकल 323 ख जो 1976 में संविधान संशोधन से बनाए गए थे, ये ट्रिब्यूनल के लिए बनाए गए थे, जो कार्यपालिका का ही एक अंग होते हैं लेकिन न्यायपालिका की भांति कार्य करते हैं, न्यायिक कार्य करते हैं। तो ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विवादों का सुनवाई करने हेतु द्वितीय अपीलीय निकाय है। अब हम रट्टा मार लेते हैं द्वितीय अपीलीय निकाय, लेकिन बात समझ में नहीं आती। थोड़ा सा इस बात को क्लियर कर लीजिए कि वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित जो विवाद हैं उनका निपटारा करने के लिए 5 स्तरीय तंत्र बनाया गया है। जीएसटी विवाद निवारण तंत्र 5 स्तरीय है। पहला है निर्णायक प्राधिकारी, जिसको एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी बोलते हैं। ये जीएसटी विभाग के तहत ही एक अधिकारी को शक्ति दी जाती है, वो इस विवाद को शुरू में देखता है। अगर उसके निर्णय से
कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है या कोई संस्था संतुष्ट नहीं है तो वो जीएसटी विभाग के अंदर ही एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा, उसके पास जाएगा। जो एपेलेट एक तरीके से देखा जाए तो पहले स्तर का ये हो जाएगा। इसकी चीजों से भी, अगर इसके निर्णय से भी कोई व्यक्ति या संस्था खुश नहीं है तो फिर वो अपीलीय न्यायाधिकरण पे आएगी जिसकी अभी गठन हुआ है। और इससे भी अगर मान लीजिए संतुष्ट वो नहीं है तो हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इस तरीके से 5 तंत्र इसके बनाए गए हैं। अब 5 चरणीय जीएसटी विवाद निवारण तंत्र की स्थापना जीएसटी अधिनियम करता है। उसी का ये दूसरा अपीलीय है। टोटल नंबर तीसरा इसका है, लेकिन अपीलीय इसके बाद पहला अपीलीय ये है, अपीलीय प्राधिकारी जो जीएसटी विभाग के अंदर ही रहेगा, और ये अपीलीय न्यायाधिकरण दूसरा अपीलीय तंत्र है या निकाय है। अब स्थापना का प्रावधान तो केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 और राज्य जीएसटी अधिनियम जो था, आपको पता है कि जीएसटी अधिनियम जब पारित किया गया था तो एक केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, एक राज्य जीएसटी अधिनियम है, और एक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यूटी जीएसटी अधिनियम है, और एक आईटी मतलब आई जीएसटी अधिनियम है जो अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए है, जो मैं आगे अभी आपको थोड़ा समझाऊंगा। तो उसकी धारा 109 के तहत इसके गठन का प्रावधान है, या केंद्र सरकार को शक्ति मिलती है धारा 9 के तहत कि आप जीएसटी एटी का गठन कर सकते हैं। इसकी मुख्य पीठ बनेगी जो नई दिल्ली में रहेगी। अभी इसी की स्थापना हुई है। 2017 से डिले था, ये डिले था चलते 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 अब जाके 2023 में कहीं ना कहीं ये क्लियर हुआ कि हाँ गठन होगा, और अब जाके इसका गठन हुआ है। नई दिल्ली में है मुख्य पीठ। क्षेत्रीय पीठें भी इसकी होंगी। क्षेत्रीय पीठों की संख्या, जो जीएसटी परिषद है वो निर्णय इस पे लेती है। तो जीएसटी परिषद आपको पता है कि केंद्र और राज्य दोनों का ही उसमें सहभागिता है। तो वो 50 बोल रहे थे गठित करने के लिए, जो फ्यूचर में गठित किया भी जाए। एक राज्य में एक से अधिक भी हो सकता है, जैसे यूपी में अभी 3 है सबसे ज्यादा। तो अभी प्रेजेंट में 31 क्षेत्रीय पीठें गठित की जा रही हैं, और जिनमें से सबसे ज्यादा यूपी में कितनी हैं? 3 हैं। एक राज्य में एक से अधिक हो सकती हैं। राज्य भी इसमें परामर्श करके बताएंगे कि हमें कितने पीठ की आवश्यकता पड़ रही है। संरचना इसकी क्या है? संरचना इसकी यह है कि एक अध्यक्ष होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे। संजय मिश्रा जी जैसे अभी झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके अलावा एक न्यायिक सदस्य रहेंगे। इनकी पात्रता आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, यहाँ जरूरत है नहीं। 2 तकनीकी सदस्य रहेंगे जिनको जीएसटी का अच्छा खासा नॉलेज रहे या कर से संबंधित अच्छा खासा ज्ञान रहे। एक केंद्र स्तर से रहेगा और एक राज्य स्तर से रहेंगे। इनका जो नियुक्ति रहेगा, एक खोज सर्च कमेटी बनेगी, खोज सह चयन समिति बोला जाएगा, चयन समिति। और इसकी अध्यक्षता जो अभी बनी थी उसकी कौन किए थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में। ये भी क्लियर नहीं था, लेकिन आज के पीआईबी के नोट में ये क्लियर कर दिया गया है कि इसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश किए थे, और इस पैनल में कौन कौन थे वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, और मिनिमम 50 वर्ष की उम्र में ही अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है, ये ध्यान रखना है। कार्य इसका क्या है इस न्यायाधिकरण का? तो जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत स्थापित अपीलीय प्राधिकारी के विरुद्ध अपील सुनना। ये अपीलीय प्राधिकारी जो है इसके विरुद्ध अपील सुनेगा ये, और जीएसटी के लागू होने से उत्पन्न विवादों के समाधान में एक रूपता लाएगा। ध्यान रखिएगा कि केंद्र और राज्यों के बीच जो विवादों का निपटारा होगा उसके लिए ये पहला तंत्र होगा, पहला निकाय होगा, और व्यक्ति या निगमों के लिए ये द्वितीय अपीलीय निकाय होगा। ये आपको ध्यान रखना है। महत्व इसका क्या है? महत्व यह है कि निर्णय की प्रक्रिया, भाई जीएसटी के लिए अभी
काफी विवाद आ रहे थे, उन विवादों को हाई कोर्ट में ले जाया जा रहा था और हाई कोर्ट के पास वैसे ही या सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे ही इतने लंबित मामले हैं और लंबित मामले या उनके बोझ और बढ़ रहे थे। तो पहली बात तो है कि निर्णय की प्रक्रिया में तीव्रता अब आएगी, निष्पक्ष, विवेकपूर्ण और प्रभावी तरीके से समाधान होगा, व्यापार सुगमता को बल मिलेगा, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के बोझ में कमी आएगी, जीएसटी प्रणाली जो भारत में 2017 से लागू की गई है उसकी प्रभावशीलता में और वृद्धि होगी और अधिक पारदर्शी और कुशल व्यापार वातावरण का निर्माण होगा। तो ये इसके फायदे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जितनी महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित थी वो मैंने एक पेज में समेट दिया है। फिर थोड़ा सा हम जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा करीब है, प्रारंभिक परीक्षा में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है पहले और मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया है। तो एक बेसिक आइडिया मैं आपको जीएसटी का और दे देता हूं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा हम समझते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार उपभोग करने वाली शराब, एल्कोहल, पीने वाली एल्कोहल को छोड़कर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाला यह एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर आपको पता है कि कर, टैक्स जो होता है एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर पे कर प्रपात और कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। अब कराघात, करापात, कर प्रपात, जो कराघात करापात क्या होता है ये आप डेफिनेटली अपने स्टैटिक नोट से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। हर एक बात को यहाँ पढ़ाने लगूंगा तो लेक्चर्स और लंबा हो जाएगा। और अप्रत्यक्ष करों में कराघात और करापात एक ही बिंदु या एक ही व्यक्ति पर नहीं होता है। अब थोड़ी बात और समझते हैं हम कि जीएसटी में कुछ मुख्य विशेषताएं हैं अगर ऐसे प्रश्न पूछना चाहे तो यह एक व्यापक कर है। व्यापक कर मतलब क्या? तो यह केंद्र एवं राज्यों के कई करों को अपने में समाहित कर लिया है और राज्य स्तर पर जो वैट की अलग अलग दरों की समस्या थी उसको भी समाप्त कर रहा है। वैट आपको पता है कि जीएसटी का छोटा भाई वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। पीने वाले शराब पर अभी वैट ही लगा रहे हैं राज्य सरकारें। तो वैट मतलब क्या कि जो केवल मूल्यवर्धन पर, अगर मान लीजिए, थोड़ा सा मैं इस बात को आपको समझा देता हूं कि अगर वैट का मतलब क्या हो जाएगा कि मान लीजिए यहां कोई किसान ऊन बना रहा है और इस ऊन को किसी एक फर्स्ट व्यापारी को बेच रहा है, कितने में? यहां उसने 100 रुपए तय किया कि इसका दाम है, 100 रुपए में इसको बेचा, तो मूल्यवर्धन कितना हुआ? 100 रुपए। तो 100 रुपए पर टैक्स लगेगा। इमेजिन के लिए 10% अगर, तो 10 रुपए टैक्स हो गया। ऐसे ही अगर ये मान लीजिए धागा बना के अगले व्यापारी को बेचता है और ये धागा बना के व्यापारी सेकंड को बेचता है, कितने में? बोलता है कि मैं इसमें 100 रुपए और ऐड कर लिया हूं, 200 रुपए हो गया। तो 200 रुपए में अगर इसको बेच रहा है तो अब 10% टैक्स लगेगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे केवल इसी मूल्यवर्धन पर ही टैक्स लगेगा 100 पर, तो कितना हो जाएगा? 10 रुपए फिर टैक्स लगेगा। ये धागे से मान लीजिए वस्त्र बना के आगे बेच रहा है और वस्त्र को बोला कि बनाने में मुझे 200 रुपए और लगा, तो अब जब 400 रुपए में यहां बेचेगा तो टैक्स कितना लगेगा? केवल इसी मूल्यवर्धन पर 200 रुपए पर 10% टैक्स लगेगा, कितना? 20 रुपए। मतलब हर एक चरण पर जितना वैल्यू एडिशन होगा केवल उस वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं मूल्यवर्धन टैक्स। इसी को वैट कहा जाता था और जीएसटी इसी का एक व्यापक रूप है। तो ये बात डेफिनेटली आपको पहले से भी पता है। अब हम बात करते हैं कि यह एक मूल्यवर्धन कर है, अर्थात एक वैट है जिससे कर प्रपात की समस्या का समाधान होता है। पहले क्या होता था? टैक्स पर टैक्स लगता था, जिसको कर प्रपात कहा जाता है। इसमें टैक्स पे टैक्स लगने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। यह एक बहुचरणीय कर है, मतलब अलग अलग चरणों पे भी दिखाया मैंने आपको कि अलग अलग चरणों पे इसमें कर लगता है और हर एक चरण पर इनपुट टैक्स मिल जाता है, जिसको लास्ट में सारा टैक्स किससे लिया जाता है? अंतिम उपभोक्ता से।
और बाकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है व्यापारियों को, वो सारा उनको बस पे करते हैं, बाद में उनको मिल जाता है, जो टैक्स के रिजीम में आप जीएसटी के रिजीम में पड़े होंगे। और यह एक गंतव्य आधारित कर है, अर्थात यह कर हमेशा उस राज्य को प्राप्त होता है जहां पर अंतिम वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। अंतिम वस्तु जहां जाके बिकेगी, भले ही वस्तु हरियाणा में बनी लेकिन जाके बिक रही है यूपी में, तो टैक्स किसको मिलेगा? यूपी को मिलेगा। इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या गंतव्य आधारित टैक्स। अब ध्यान रखिए कि जीएसटी में शामिल होने वाले केंद्र सरकार के कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर हैं, तो ये आप आराम से देख लीजिएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, केंद्रीय सेवा कर है, अतिरिक्त सीमा शुल्क है, विशिष्ट अतिरिक्त सीमा शुल्क है, केंद्रीय बिक्री कर है और उपरोक्त पर लगने वाला अधिभार और अधिशेष मतलब उपकर है। तो ये सब शामिल हो गए, हट गए टैक्स। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो जीएसटी आने के बाद राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से इसमें शामिल हो गए? वैट शामिल हो गया, दारू को छोड़कर बाकी वैट जो लग रहा था वो खत्म हो गया। चुंगी कर एवं मनोरंजन कर, अगर वो स्थानीय निकायों को नहीं सौंपे हों तब। जीएसटी आने से पहले अगर कोई राज्य सरकार अपने चुंगी कर मनोरंजन कर को स्थानीय निकायों को सौंप दिया था तो फिर वो कर जीएसटी में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन नहीं सौंपा था तो उसको इसमें शामिल कर लिया गया था। लॉटरी, सट्टा, जुए पर कर, विज्ञापन कर तथा इन पर सरचार्ज और शेष जो भी लगता था, अधिभार और उपकर, उसको इसमें शामिल कर लिया गया था। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेंस में पहले पूछा है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे भी जीएसटी को पूरा पढ़ाने में काफ़ी समय लगेगा, मैं तो सिर्फ आपको इतना बता दे रहा हूं कि एक बेसिक व्यू मिल जाए आपको। प्रारंभिक परीक्षा करीब है, कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप हल कर सकें। जीएसटी के दायरे के बाहर रखी गई वस्तुएं और उन पर कर कौन कौन से हैं? मानवीय उपभोग के लिए नशीली शराब, इसके लिए तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। उसके अलावा जीएसटी परिषद चाहे तो शामिल कर सकती है कुछ करों को, क्या है? सीमा शुल्क, बट अभी शामिल नहीं हुआ है। पेट्रोलियम उत्पाद जैसे अपरिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, क्रूड ऑयल, उच्च गति वाला डीजल, मोटर स्प्रिट, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस एवं विमानन ईंधन जिसको एटीएफ बोलते हैं, इस पर लगने वाला कर अभी जीएसटी से बाहर है, लेकिन जीएसटी परिषद निर्णय लेकर इसको शामिल कर सकती है। और इन पर लगने वाला अधिभार और उपकर भी अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है, लेकिन शराब के लिए संशोधन करना पड़ेगा। पीने वाले शराब के लिए, जो दवाओं के लिए यूज होता है शराब, उस पर तो वो तो शामिल है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद कर की दर इसमें क्या है, तो इसमें 5 स्लैब बनाए गए हैं और इन 5 स्लैब में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुओं को मैंने यहां डाल दिया है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे भी प्रश्न यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछ चुकी है। इसके बाद आप थोड़ा और समझ लीजिए कि जीएसटी के तहत करों की संरचना क्या है। तो करों की संरचना, एक तो सीजीएसटी है जो केंद्र सरकार का कर है, एक एसजीएसटी है जो राज्य सरकारों का कर है, एक यूटीजीएसटी है जो केंद्र शासित प्रदेशों का कर है लेकिन इसको केंद्र सरकार ही उपयोग करती है, एक आईजीएसटी है जो अंतरराज्यीय व्यापार पर लगने वाला कर है। 269A में इसका प्रावधान है। यह केंद्र के द्वारा तो संग्रहित किया जाता है लेकिन फिर से राज्यों को ही बांट दिया जाता है। तो ये करों की संरचना है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक पेज पर आपको काफी कुछ चीजें मिल जा रही हैं, आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। विगत वर्ष 2017 में देखिए प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, उसके बाद मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया 2019 में, और इससे संबंधित मैंने एक आपको अभ्यास प्रश्न दिया है, इस अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा जो मैं पढ़ाया हूं उसको ध्यान से रिवाइज करके देखेंगे तो लगभग ये मेंस के प्रश्न भी हल कर सकते हैं। थोड़ा सा एनालिटिकल जो पोर्शन है विश्लेषणात्मक, उसको मैंने कवर नहीं किया क्योंकि लंबा बहुत समय हो जाता। और अब इसका स्क्रीनशॉट आप अगर ले लिए हों तो हम आगे बढ़ते हैं आज के तीसरी खबर पे। तीसरी खबर क्या है? पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स। देख सकते हैं कि विदेशी निवेशकों को पी नोट्स का गिफ्ट, अर्थात गिफ्ट सिटी जो है गांधीनगर में गुजरात के, वहां पर इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है
और ध्यान रखेंगे कि जो गिफ्ट सिटी है, आपको पता है कि वो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय निवेश संस्थान है। वहां पे बहुत से टैक्स से छूट मिलता है, और उस पर हम लोग कभी अन्य समय बात करेंगे गिफ्ट सिटी क्या है। अभी हम लोग पी नोट्स की बात करेंगे। तो संदर्भ क्या है समझिए। संदर्भ या ये चर्चा में क्यों है, तो गिफ्ट या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित, जो गांधीनगर गुजरात में है, में स्थापित वह बाजार नियामक सेबी के साथ, सेबी इसको विनियमित करती है, तो साथ पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआईज को पी नोट्स जारी करने की अनुमति दी गई है। अब एफपीआई क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, ये सब मैं इसी सीरीज के पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूं, तो उसको न कवर करते हुए मैं यहाँ पे केवल आपको पी नोट्स के बारे में ही समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पी नोट्स क्या है, सबसे पहले क्या है समझिए। तो ये एक ऑफशोर डेरिवेटिव उपकरण होते हैं। डेरिवेटिव उपकरण मतलब क्या, इनका खुद का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन ये कहीं अन्य जगह से मूल्य प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए बैंक में हमने जाके 1,00,000 रुपए, या मान लीजिए किसी, आप मुझे 1,00,000 रुपए देते हैं और मैं आपको इसके लिए एक कागज दे देता हूं, एक डिपॉजिट के लिए कागज दे दिया। तो ये कागज क्या है, एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसका खुद का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये वैल्यू कहां से पा रहा है, इस 1,00,000 रुपए से वैल्यू पा रहा है, इसलिए इसको डेरिवेटिव उपकरण बोलते हैं, जो व्युत्पन्न है कहीं से। ये विदेशी निवेशकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐसे वित्तीय उपकरण हैं जो निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड के साथ बिना पंजीकरण के ही भारतीय बाजारों में पहुंच प्रदान करते हैं। अब ये बात तो थोड़ा सा टफ हो गई, तो इसको मैं आपको अगले स्लाइड पे चल के पहले समझाता हूं, फिर पीछे आऊंगा। देखिए पी नोट्स कैसे कार्य करते हैं, यहां मैंने एक इमेज लगाया है। इस इमेज को पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए ब्रिटेन का कोई एक इन्वेस्टर है, ब्रिटेन का कोई एक निवेशक है, लेकिन ये निवेशक चाहता है कि मैं सेबी में पंजीकृत न कराऊं, भारत में निवेश करना चाहता है, तो वो चाहता है कि मैं अपना पैन कार्ड या अपनी जानकारी पूरी आके सेबी में पंजीकृत न करूं, गुमनाम रह के वो निवेश करना चाहता है। तो ये क्या करेगा कि पहले जाएगा एक फॉरेन ब्रोकिंग हाउस के पास, अर्थात एफआईआई के पास जाएगा, ये एफआईआई है, और इससे बोलेगा कि मुझे कुछ पैसा निवेश करना है। तो ये क्या करेगा, इंडिया में ये एफआईआई जो इंडिया में इसका कोई अनुषंगी रहेगा उसके पास जाएगा और उससे बोलेगा कि अब जैसे मान लो इसने कुछ पैसा दिया, मान लीजिए 100 करोड़ दिया, हालांकि वो तो वहां पे यूरो या ब्रिटेन की करेंसी में देगा, तो अब ये यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग में देगा। तो अब ये यहाँ से पैसा मान लीजिए दिया, तो ये क्या करेगा, ये पहले उसके बदले में इंडिया के शेयर मार्केट से शेयर खरीदेगा और इसको कंफर्म कर देगा हाँ मैंने खरीद दिया। तो ये क्या करेगा, उससे पैसा ले लेगा और पैसा लेके इसको एक पत्र दे देगा और उस पत्र को इसको बोल देगा कि ये पत्र आप रखिए, जब भी आपको जो लगता है कि मुझे आपको अपना पैसा निकालना है तो यही पत्र लेकर आओगे और हम आपको आपका पैसा दे देंगे। इसी पत्र को हम बोलते हैं क्या, पी नोट्स। अभी अगर क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा और देखिए, और आप कैसे देखेंगे इसको, एक मिनट। तो इसको और थोड़ा सा अगर आपको समझना है तो देखिए क्या करेंगे कि कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, एफआईआई है, तो ये अपने आप को पंजीकृत कराता है सेबी में, और सेबी क्या करता है, शेयर बाजार का नियमन करता है, तब जाके ये शेयर बाजार में अपना क्या कर सकता है, निवेश कर सकता है। तो पंजीकरण कराना पड़ता है, इसको केवाईसी कराना पड़ता है। एक विदेश में कोई व्यक्ति है और गैर पंजीकृत व्यक्ति है जो पंजीकृत नहीं कराना चाहता है सेबी में, तो वो शेयर बाजार में हमारे डायरेक्ट एक्सेस नहीं पाएगा। अब वो चाहता है भारत में निवेश करना,
और ये भी चाहता है कि मैं सेबी में जाके अपने आप को रजिस्टर न करूं, तो ये इस एफआईआई के पास जाएगा जो पहले ही सेबी में पंजीकृत है, उससे बोलेगा कि मैं निवेश करना चाहता हूं। कुछ अमाउंट बोल देगा, मैं 100 रुपये निवेश करना चाहता हूं। तो और ये बोलेगा कि आप मेरे बदले में भारत के शेयर बाजार से किसी विशेष कंपनी का इतने शेयर खरीद लीजिए। तो ये क्या करेगा, उतने शेयर खरीद लेगा और खरीदने के बाद ये शेयर अपने पास रखेगा, इनको देगा नहीं, क्योंकि पूरा केवाईसी इसकी जाएगी। और ये क्या करेगा, इसके बदले में इनको कुछ प्रूफ चाहिए तो एक पत्र दे देगा। उसी पत्र को हम बोलेंगे क्या, पी नोट्स। और जिस दिन इसको जरूरत पड़ेगी यही नोट इसको देकर क्या कर लेगा, अपना पैसा वापस कर लेगा। और इस प्रकार इसको अपनी कोई भी जानकारी सेबी को नहीं देनी पड़ेगी। हालांकि सेबी अभी बोल दी है कि समय समय पर एफआईआई जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं इनको सेबी को जानकारी देनी पड़ेगी कि कितने पी नोट्स आपने जारी किया है। तो पी नोट्स का कंसेप्ट आपने समझ लिया। अब पीछे चल के यही बात पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पीछे यही बात आपको आसानी समझ में आएगी कि ये विदेशी निवेशकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐसे वित्तीय उपकरण हैं, एक ऐसा वित्तीय उपकरण है जो निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड के अर्थात सेबी के साथ बिना पंजीकरण के ही भारतीय बाजारों में पहुंच प्रदान कर देते हैं। इन्हें निवेशकों के स्थान पर, जो निवेश करना चाहते हैं उनके स्थान पर जो एफपीआई या एफआईआई हैं वो क्या करते हैं, प्रबंधित करते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो एफआईआई या एफपीआई द्वारा विदेशी निवेशकों को ये जारी किए जाते हैं। पहचान की आवश्यकता नहीं पड़ती है विदेशी निवेशकों को, और प्रत्यक्ष रूप से भारतीय शेयर बाजार में पहुंच हो जाती है उनकी। प्रत्यक्ष रूप से तो तब होगी ना जब वो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, रजिस्टर नहीं कराते तो अप्रत्यक्ष रूप से हो गई। भारतीय संदर्भ में इसका महत्व क्या है, लाभ क्या है, तो इसके माध्यम से भारत में काफी ज्यादा विदेशी पूंजी का प्रवाह होता है, विदेशी पूंजी आती है। आज ही न्यूज आया है कि 6 वर्षों के सबसे अधिकतम पर पहुंच गया है हमारा पी नोट्स या एफ पी नोट्स, कितना 1.5 ट्रिलियन या लाख डॉलर बोल सकते हैं। तो इतना ट्रिलियन या लाख बोल सकते हैं डॉलर पहुंच गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, भारतीय पूंजी बाजार में तरलता में सहायक रहता है, लगातार खरीद बेच से तरल बना रहता है। ये वैश्विक भागीदारी भारत की इससे बढ़ती है और आर्थिक प्रभाव में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है ये। लेकिन चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है कि इससे राउंड ट्रिपिंग होती है, आतंकी फंडिंग होता है, वित्तीय आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। ये कैसे होगा, अभी यहां समझ लीजिए। ये गैर पंजीकृत निवेशक तो ऐसा भी हो सकता है ना कि यहां से मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है जो भारत में काला धन जमा कर लिया, भारत में काला धन जमा किया और यहां से राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से इसको पहुंचा दिया कहां, मान लीजिए सिंगापुर पहुंचा दिया। और सिंगापुर पहुंचाने के बाद यहां से किसी व्यक्ति के माध्यम से क्या किया, निवेश करके पी नोट्स में लगा दिया, तो फिर वो पैसा भारत में ही आ गया। इस प्रकार फिर ये पैसा इस व्यक्ति को मिल जाएगा और ये घुमा के अपने पास लेके आ जाएगा। काला धन क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। दूसरा चीज ये क्या है, हॉट मनी की तरह कार्य करती है। हॉट मनी मतलब क्या, आतंकवादी इसमें इस तरीके से खूब पैसा लगाएंगे और जब पैसा लगाएंगे किसी कंपनी का शेयर खरीदने लगे, शेयर खरीदेंगे तो उस शेयर की कीमत खूब बढ़ने लगेगी, डिमांड बढ़ रहा है तो कीमत बढ़ेगी। और अचानक से, क्योंकि ये अस्थिर होते हैं, तो अचानक से अगर ये अपना पैसा खींच लिए तो वो शेयर बहुत तेजी से डाउन हो जाएगा। और डाउन हो जाएगा तो जो छोटे मोटे निवेशक उसको देखकर पैसा लगाए थे वो बबल में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे और नुकसान हो जाएगा उनको। तो भारतीय स्टॉक मार्केट अस्थिर हो जाएगा। तो इस तरीके से काला धन को वाइट बनाने में, मनी लॉन्ड्रिंग में, राउट ट्रिपिंग में, आतंकवादी फंडिंग में काफी सहायक होता है। इसलिए लगातार इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है और सेबी लगातार इसको कर्व करने का भी प्रयास करती है। तो आवश्यक बुराई के रूप में ही ये चल रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में वर्ष 2016 में एकदम सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, और अभी मैंने इस पे एक अभ्यास प्रश्न दिया है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इस अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा। अभी जो मैंने पढ़ाया इसके आधार पर ही आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आज के अंतिम खबर पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अब हम आज के अंतिम खबर पे चलते हैं, जिसका संदर्भ क्या है, जिसका संदर्भ है या ये चर्चा में क्यों है, तो नाबार्ड द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग। अब जीआई टैग क्या होते हैं इनके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। डीएनएस में पहले हम बात कर चुके हैं, अब फ्यूचर में बात करेंगे। ज्योग्राफी का और साइंस टैग का भी ये मुद्दा होता है। हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड द्वारा भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पादों के प्रभावों के मूल्यांकन हेतु एक समग्र अध्ययन कराने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। एक संस्थान है उसको मंजूरी दिया है इसने कि आप जीआई टैग में उसके समर्थित या उसके द्वारा समर्थित जो जीआई टैग मिले हैं उनका क्या सकारात्मक प्रभाव हो रहा है, क्या नकारात्मक प्रभाव हो रहा है, इसका पूरा अध्ययन करके उसको रिपोर्ट दिया जाए, इसलिए उसने ये अध्ययन कराने की मंजूरी दिया है। वर्तमान में नाबार्ड समर्थित 144 उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त है। ये ध्यान रखिएगा, ये इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम सबसे पहले समझते हैं कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड क्या है, तो इसको बोल सकते हैं कि भारत का ये शीर्ष सहकारी बैंक है, या शीर्ष, ये क्या है, भारत का शीर्ष विकास बैंक है बोल सकते हैं। शीर्ष विकास बैंक बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा, सहकारी नहीं, विकास बैंक है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के विनियमन के लिए यह एक अधिकृत नियामक संस्था है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह कृषि व ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। तो आप इसको तीनों में से किसी भी एक तरीके से बोल सकते हैं। क्या है अगर हमने देख लिया तो इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में किया गया था, और ये एक सांविधिक निकाय है, अर्थात एक संसद में कानून पारित करके इसको बनाया गया है। वो कानून कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981। इसके लिए रिजर्व बैंक ने एक समिति गठित की थी, और उस समिति का नाम था, योजना आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं ये, पूर्व में जो हमारी योजना आयोग थी उसके सदस्य रह चुके हैं श्री बी शिवरामन। 1979 में एक समिति बनी थी, उसकी अनुशंसा पर ही इसका गठन किया गया। किस मंत्रालय में है ये? वित्त मंत्रालय भारत सरकार के तहत ये कार्य करता है। इससे पहले कई ऐसी संस्थाएं बनाई गई थी आरबीआई के तहत जो ऐसा ही कार्य कर रही थी। इसके बनने के बाद उन संस्थाओं को इसी में विलय कर दिया गया। देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं थी वो। एक थी कृषि ऋण विभाग, एसीडी, एक मिनट, कृषि ऋण विभाग। दूसरी संस्था थी, ये क्या करती थी? सहकारी समितियों को अल्पकालिक ऋण देती थी, इसको इसमें विलय कर दिया गया। ग्रामीण योजना व क्रेडिट सेल, आरपीसीसी, जो 1979 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ कार्य करती थी। और एक थी कृषि पुनर्वित्त व विकास निगम, जो 1963 में बना और मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण देती थी। ये 1975 में इसका नाम बदला गया, पहले इसका नाम केवल पुनर्वित्त विकास निगम था, पुनर्वित्त निगम था, और ये सब आरबीआई के अंदर थी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूर्ववर्ती संस्थाएं थी, इनका जगह लिया कौन? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास ने। और भी इसके पृष्ठभूमि में जाएं तो बहुत कुछ बातें आएंगी, वो हमारे काम की बहुत ज्यादा है नहीं। इसका ध्येय वाक्य क्या है? ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना। संरचना, इसमें एक निदेशक मंडल द्वारा शासित होता है, ये एक अध्यक्ष होते हैं, एक प्रबंध निदेशक होते हैं, एमडी।
ग्रामीण अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, लघु स्तरीय उद्योगों व कुटीर उद्योगों के विशेषज्ञों में से 3 निदेशक होते हैं। सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व ग्रामीण वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं इसमें। आरबीआई के 3 निदेशक होते हैं। केंद्र सरकार के अधिकारियों में से 3 निदेशक होते हैं और राज्य सरकार के अधिकारियों में से 4 निदेशक होते हैं। तो ये इसकी संरचना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर थोड़ा सा इसका और देखते हैं कि इसका कार्य क्या है। ध्यान रखिएगा, ये 3 प्रकार के कार्यों का संपादन करता है। एक तो वित्तीय कार्य करता है। जब ये वित्तीय कार्य करता है तो प्रत्यक्ष वित्त पोषण करता है। किसको? ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि में सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त देता है इत्यादि। पुनर्वित्त करता है, अल्पकालीन ऋण देता है, दीर्घकालीन ऋण देता है। विकासात्मक कार्य हैं इसके, मैंने कुछ लिखा है, बहुत से कार्य हैं इसके, लेकिन ये 3 प्रकार के कार्य ही हैं। कृषि क्षेत्र विकास, गैर कृषि संस्थागत विकास, वित्तीय समावेशन, नाबार्ड प्रायोजित योजनाएं। इसके साथ साथ ये विश्व बैंक और भी जो अन्य वैश्विक संस्थाएं हैं उनके साथ सहयोग करके कार्य करता है। इसके नियामकीय कार्य भी हैं, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के धारा 35(6) से शक्ति प्राप्त करते हुए विनियामकीय कार्य करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य व जिला सहकारी बैंकों एवं अन्य राज्य स्तरीय जो संस्थागत संस्था है, सहकारी संस्था है, जैसे शीर्ष बुनकर समिति इत्यादि का ये क्या करता है? विनियमन करता है, नियमन करता है। उसके बाद हम देखें इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व यह है कि ग्रामीण नवाचारों को ये प्रोत्साहन देता है, सरकार के राजस्व वृद्धि में सहायक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्या करता है? टैक्स भी देता है और लगभग 50 करदाताओं में शामिल होता है, तो सरकार के लिए अच्छा खासा राजस्व उपलब्ध कराता है। ये गैर लाभकारी उद्देश्य से कार्य करता है ये, इसलिए काफी जैसे स्वयं सहायता समूह विकसित होने में सहायता करता है, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रामीण विकास है, उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस तरीके से इसके महत्व को हमने देख लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे पीछे। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देखिए, विगत वर्षों में राष्ट्रीय भुगतान निगम से प्रश्न पूछा गया था। भविष्य में कभी नाबार्ड से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया कि जो हम पढ़े हैं उसको देख सके कि कितना हमने ग्रेस्प किया है। तो इसको आप हल करने का प्रयास करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रकार आज का भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उसको हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगले सप्ताह के भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेक्चर में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। प्रारंभिक परीक्षा करीब है, मेहनत करते रहिए और राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।